नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात खट्टर सरकार की उस प्लानिंग की करेंगे जिसमें विकास की राह की जमीनी हकीकत को टटोला जाएगा। जो है तो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसके बाद अनिल जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 11 विधायकों का एक अध्ययन समूह जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि अध्ययन समूह के रास्ते अब जमीनी हकीकत को टटोला जाएगा, जमीनी हकीकत को समझा जाएगा और उसके बाद विकास की राह पर आगे बढ़ने की योजना बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। पहले अध्ययन, फिर फीडबैक और उसके बाद प्लानिंग। जी हां, खट्टर सरकार प्रदेश में कुछ ऐसा ही करने जा रही है। विकास से जुड़ी योजना तैयार करने से पहले सरकार लोगों से उनकी राय जानेगी। इसके लिए सरकार ने 11 विधायकों के 11 स्टडी ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप प्रदेश के लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानेंगे। इसके अलावा विधायकों के ग्रुप दूसरे राज्यों में जाकर अलग अलग योजनाओं का अध्ययन करेंगे। विधायकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो एक्सपर्ट की सेवाएं भी ले सकते हैं। यानी पहले विधायक जन समस्याएं जानेंगे, फिर अध्ययन करके सरकार को फीडबैक देंगे, जिसके बाद उस पर प्लानिंग की जाएगी। यानी सरकार पारदर्शी शासन देने का काम करेगी। खट्टर सरकार को प्रदेश में 100 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन सरकार ने पिछली सरकार के फैसलों को पलटा है और प्रदेश की जनता को कोई बड़ा तोहफा नहीं दिया। वैसे कल विधायक दल की बैठक के बाद सरकार ने प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के कुछ मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। बैंकों से बुजुर्गों को पेंशन संभव नहीं, बैंकों के कर्मचारी बुजुर्गों तक पहुंचेंगे। पेंशन लेने के लिए बुजुर्गों को बैंक जाने की जरूरत नहीं। नेशनल गेम्स में हरियाणा ने 40 गोल्ड और 40 सिल्वर मेडल हासिल किए। इसे सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया है। मंत्रियों की संख्या घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ोतरी करेंगे। समय आने पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सरकार ने जिन 2 सड़कों पर टोल टैक्स लगाया है वो केवल कमर्शियल वाहनों के लिए है। वित्त मंत्री सरकार की मर्जी से विदेश में पढ़ाई करने गए, इससे बजट पर असर नहीं होगा। एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत चल रही है। ये जो पब्लिक के लिए टोल थे 6 टोल वो कैंसिल किए हैं और ये जो टोल है ये भी पब्लिक के लिए नहीं है, ये कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है खाली। ये टोल भी हुड्डा सरकार में 2008 में पास हो गया था, उसके बाद लागू हुआ है और ये कॉमर्शियल टोल है। सरकार ने 6 टोल जो पब्लिक के थे वो खत्म किए हैं पब्लिक सुविधा के लिए, इसलिए ये इन बातों को बहुत इशू बनता है, मुझे लगता नहीं है। जमीनी हकीकत जानने की सरकार का ये तरीका कई मायनों में ठीक है, लेकिन इसमें जो वक्त लगेगा वो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने में देरी तो नहीं लगती, लेकिन योजना को अंजाम तक पहुंचने में सरकार के 5 साल बीत ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार की जो प्लानिंग है वो हमने आपको बताई। अध्ययन समूह जो है वो बनाया जाएगा, स्टडी ग्रुप बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से विकास की राह पर बढ़ा जाएगा। और जो प्लानिंग की गई है जिसमें तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन को लेकर अगर हम बात करें, सिंचाई की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, कृषि से संबंधित बात करें, शहरी विकास की बात करें, खाद्य आपूर्ति की बात करें, इन तमाम पहलुओं पर ये जो दल बनाए गए हैं ये अध्ययन करेंगे। उसके बाद फीडबैक और आगे की रूपरेखा क्या होगी, उस पर कैसे काम किया जाएगा, उसके बाद इसकी एक प्लानिंग बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर अध्ययन समूह के बोते विकास की बात अब ये खट्टर सरकार कर रही है। गांव-गांव, शहर-शहर में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। वहां पर ये अध्ययन दल जाएंगे, वहां की जमीनी हकीकत को टटोलेंगे, उसके बाद उसका फीडबैक ला कर देंगे, जो काम आएगा नीति को निर्धारित करने में। यानी कि अध्ययन समूह जो है वो अब विकास की राह जो है वो तैयार करेंगे। हमारे साथ एनएलओ से निशांत सिंह फोन लाइन पर है। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निशांत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क निशांत सिंह जी से नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन कुल मिलाकर कल जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद बीजेपी प्रभारी अनिल जैन मीडिया से मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उन्होंने कहा कि
11 विधायकों के स्टडी ग्रुप बनाएंगे जो कि धरातल पर उतरकर हालातों का जायजा लेंगे। वो तमाम मुद्दे जिसमें सिंचाई है, कृषि है, ग्रामीण विकास है, समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति, शहरी विकास, वित्तीय प्रबंधन, आबकारी और कराधान समेत कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये जो विधायकों का दल है वो काम करेगा, जायजा लेगा, उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा और आगे की प्लानिंग क्या होगी वो जो है यहां से उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो वक्त लगेगा वो वक्त कितना लगेगा, और अगर ये वक्त लंबा खिंचता है तो फिर ये मुश्किलें खड़ी करेगा खट्टर सरकार के लिए, क्योंकि टाइम फ्रेम तो तय नहीं हुआ है। लेकिन जो ये योजना है वो कितनी सही है, ये जो प्लानिंग है वो कितनी सही है, इसको समझने के लिए एक बार फिर से इनेलो से निशांत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया जी। सर, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और जिस तरह से अनिल जैन सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि 11 विधायकों के स्टडी ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये विधायक जो दल है वो जमीनी हालातों का जायजा लेगा, उसके बारे में फीडबैक दिया जाएगा, उसके बाद हम उस संबंध में नीति बनाएंगे, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। पहले तो इस जो पूरी प्लानिंग है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये वाकई में जमीनी हकीकत से ताल्लुक रखती है? क्या ये वाकई में इंप्लीमेंट किया जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है? और इस पूरे मुद्दे को लेकर टाइम फ्रेम एक बड़ा इशू बन रहा है। देखिए, हरियाणा के लोगों ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को जी, उनकी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद थोड़ा चल रहा है, जिम्मेवारियां सरकार की होती है कि लोगों को किस तरीके से खुश रखना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को चाहिए, जो इन्होंने वायदे किए हैं वो किस तरीके से देने हैं। लेकिन मान के चलें जितने समय से हरियाणा प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी है उस दिन से गिरावट आई है, पार्टी के अंदर कमियां आई हैं, लोग नाराज हुए हैं, संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार। उनकी संतुष्टि के लिए वो 11 विधायकों के दल बनाए, सरकार के और कोई एफर्ट्स करें। सरकार के पास इंटेलिजेंस के लोग हैं बहुत सारे जी, उनके द्वारा पता लगाएं। लेकिन लोगों से जो वायदे किए थे, लोगों को किस तरीके से राजी किया जा सकता है, उन लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो देने के लिए सरकार कैसे क्या करेगी, क्या मेथड अपनाएगी, ये तो सरकार की जिम्मेवारियां हैं, सरकार की ड्यूटी है, वो कैसे भी करे। लेकिन ये मान के चले कि आज तक सरकार के काफी नंबर कम हुए हैं भिन्न भिन्न कारणों की वजह से, कैसे भी लगाएं आप, तो उन सबको ठीक सरकार को करना होगा। अन्यथा सरकार तो ये मान के चलो दिल्ली का जो रिजल्ट सामने आए हैं जी, उस तरीके से आज तो लोग जागरूक हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, बहुत जल्दी काम चाहते हैं जी, तो इसलिए सरकार ने वायदे भी बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं। उन वायदों पे अब तक खरी नहीं उतरी, आगे सरकार को खरा उतरना चाहिए। उसके लिए कोई भी प्रयास करें तो सरकार की अपनी जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री जी का मामला है, कैसे करेंगे। जी। तो चलिए, मेरे साथ उन्होंने राजीव जेटली जुड़ गए बीजेपी से। जेटली साहब, ये जो प्लानिंग की गई है, पहले अध्ययन, फिर फीडबैक और उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद नीति बनाई जाएगी। 11 विधायकों का जो स्टडी ग्रुप बनाने की बात, जिस तरह से कल अनिल जैन मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ये बात कही, इससे कितनी उम्मीद रखी जाए? क्योंकि टाइम फ्रेम अपने आप में एक बड़ा इशू है। अगर ये प्रोसेस होता है तो वाकई में ये लंबा प्रोसेस होगा। क्या इससे जो दिक्कतें पेश आ रही थी व्यवस्था और जनता के बीच में, जो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ठीक से, क्या वो खत्म हो पाएगी? हेलो जी राजीव जी। हेलो, जेटली साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं अब आ रही है आपकी आवाज, मैं सुन नहीं पाया आपके जी क्वेश्चन को। जेटली जी, मैं सवाल दोहरा देता हूं। सवाल यह है कि कल जिस तरह से ये बात सामने रखी गई मीडिया के कि 11 विधायकों का स्टडी ग्रुप बनाया जाएगा और ये लोग जो है जमीनी हालातों का जायजा लेंगे, उसके बाद फीडबैक देंगे और अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित फिर नीतियां बनाई जाएंगी प्लानिंग की, विकास की। आपको लगता है तमाम दिक्कतें जो व्यवस्था और जनता के बीच, सिस्टम और जनता जो है उसके बीच में आ रही थी, डिलीवरी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी? और जब इस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सुनने में साउंड जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइप लग रहा है। क्या इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में एक टाइम फ्रेम तय होगा कि जनता उम्मीद लगा के रखे कितने साल में, इतने महीने में कुछ दिक्कतें जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान निकलेगा? जेटली जी, जेटली जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से
हम उनकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन निशांत सिंह जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी, जो सवाल मैंने राजीव जेटली साहब से पूछा है, आपको लगता है कि डिलीवरी की जो समस्या हमेशा से रही है, हर सरकार पर यह आरोप लगते रहे कि डिलीवरी जो है वो ठीक तरीके से जनता पर नहीं हो पाती, नीतियां बना दी जाए। जमीनी हालातों का जायजा लेने के बाद विधायकों का जो स्टडी ग्रुप बनाया गया है वो फीडबैक देगा और उसके हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। तो नीतियां तो पहले भी बनती रही हैं, लेकिन नीतियां डिलीवर कितनी हो पाती हैं, ये बहस का मुद्दा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के पास जितने भी विधायक हैं उनका अपना एक संगठन है, उनके जिम्मेवार लोग हैं हर हलके में, हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में जी। तो इसमें कमेटियां बनाने की या और विधायकों की 11-11 लोगों के दल बनाने की जरूरत ही नहीं। उससे पहले क्यों नहीं वो अपने जाकर के अपनी हाईकमांड को बताते कि हमारी पॉलिसीज जो है वो लोगों को पसंद नहीं है, लोगों की संतुष्टि नहीं है, कैसे उनको संतुष्ट किया जाए, ये भी सारी चीजें वो जानते हैं विधायक इनके। तो उनको जाकर के अपनी हाईकमांड को, माननीय मुख्यमंत्री और लोगों को, अनिल जैन जी को, सबको बताना चाहिए कि हमें ये करना होगा। मान के चले कि अभी तक सरकार अपना कोई इंप्रेशन हरियाणा में नहीं दिखा पाई, और इसलिए कोई ठीक है, ये उनकी सोच है कि कोई विधायक दल की कमेटियां बना करके वो पता लगाना चाहते हैं जमीनी हकीकत का। जमीनी हकीकत तो एक दिन में सरकार इंटेलिजेंस के थ्रू पता लगा सकती है कि क्या कमियां हैं सरकार में जिससे लोग संतुष्ट नहीं है और कैसे उनकी संतुष्टि की जा सकती है। जी, चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा। राजीव जेटली साहब एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेटली जी, जो बात की जा रही है कि विधायक तो पहले से ही जमीन पर काम करते हैं, पहले से ही उनको हालातों का पता होता है, तो ये फिर से स्टडी ग्रुप बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? और ये स्टडी ग्रुप, जैसा कि मेरा पहला सवाल था, कितनी उम्मीद इससे लगाई जाए कि जो दिक्कतें डिलीवरी में पेश आ रही थी, नीति बन तो जाती थी लेकिन उसका पालन नहीं होता था, क्या उससे दिक्कतें उसका समाधान हो जाएगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जो राजनीति हुई, उस राजनीति के हिसाब से अगर जनता से फीडबैक लिया जाए तो जनता का फीडबैक और जनता के कितने मार्क्स उन पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेंगे जो आज हमारी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने बोला कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। स्टडी एस्केलेट करनी है साइमल्टेनियसली। स्टडी जब आप एस्केलेट करते हैं तो लोगों की जरूरतें साथ साथ पता चलती रहती हैं और जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा होता था, पहले क्या होता था, नीतियां बन जाती थी, पत्थर बन जाते थे, मंत्रियों के नाम छप जाते थे, रिबन कर जाते थे, लेकिन लागू नहीं होती थी। हम ये चाहते हैं कि अगर जनता की जरूरत है किसी और चीज की, मान लीजिए जनता को पानी पीना है, तो हम जबरदस्ती उन्हें चाय नहीं पिला सकते। जनता की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से फ्लेक्सिबल बनेंगे। और ये जो हमारा स्टडी ग्रुप होगा, हर विधायक अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा और अपनी रिपोर्ट के हिसाब से अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए वो नेगोशिएट कर सकते हैं सरकार से और वो नीतियां बनवा सकते हैं उन बातों की। हमें सभी जरूरतों के हिसाब से चलना है, हमने अपने गवर्नेंस को जनता के हिसाब से बनाना है, हमने कोई रिजिड रवैया अपनाकर सरकार को नहीं चलाना, तो उसमें मुझे लगता है बहुत कारगर साबित होगी। निशांत सिंह जी, कितना सहमत हैं आप? क्या आपको लग रहा है राजीव जेटली जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, इससे क्या होगा कि जमीनी हकीकत को हम अच्छे से जान पाएंगे और जो समस्याएं आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी प्लानिंग को लेकर, वो सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आप भी वही बात कहना चाहता हूं कि सरकार से लोग संतुष्ट क्यों नहीं, क्या कारण है? विधायक पहले ऑलरेडी हैं, विधायक तो पहले वर्किंग में हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो जाकर के पहले ही बता सकते हैं, हो सकता है मीटिंग में उन्होंने बताया भी हो। और लोगों को ये मान के चलते हैं कि सभी लोगों को 100% जो है ना संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि सरकार के खिलाफ आम जनता, आम लोगों की राय बन जाए कि सरकार तो ठीक नहीं। प्रशासन किस तरीके से जो किया जा सकता है, ये को किसी को बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग समझते हैं, सभी अपनी जगह सक्षम है। बात तो ये है कि आज तक हरियाणा गवर्नमेंट बनने के बाद लोगों की संतुष्टि नहीं हो पाई, उसको कैसे संतुष्ट किया जाए? विधायक लोग जो बाद में कोई असेस करके बताएंगे, वो पहले भी उनको पता, रोज उनके सामने दिक्कतें दरपेश आती हैं उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को कुछ ना कुछ अपना रवैया बदलना होगा। सरकारें एक सी होती है, को बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, मशीनरी को चुस्त करना होगा, आम आदमी को संतुष्ट करना होगा, ये सरकार की जिम्मेवारी। राजीव जेटली साहब, कितना सहमत आप नजर आ रहे हैं जो सवाल पूछे गए हैं कि सरकार को अपना रवैया बदलना होगा? अगर सरकार जनता की तरफ अपना फ्लेक्सिबल रवैया रखती है और जनता की जरूरतों के हिसाब से नीति बनाती है,
तो मुझे लगता है हमें अपना रवैया बदलने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा ही रवैया रखेंगे। और अगर दूसरा रवैया जिसको हम उसका दूसरा पहलू कहते हैं कि अपनी नीति बना दी जाए, जनता की ना सुनी जाए, जनता की जरूरतों को ना समझा जाए और नीतियां लागू कर दी जाए जो लागू होती नहीं थी, तो ऐसे रवैये मुझे लगता है वो जनता को भी पसंद नहीं आएंगे। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरकार को जनता चलाती है और जनता ही सरकार को चुनती है और जनता की जरूरतों को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। और स्टडी ग्रुप इसलिए बनाया गया है हर वक्त पे। आज देखिए जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर बदलाव हो रहे हैं, दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, जरूरतों में भी बदलाव हो रहे हैं। आप मान लीजिए आज आपने एक फ्लाईओवर बनाया और फ्लाईओवर को आपने डबल लेन बना दिया और जरूरत उसको 5 लेन की थी, आने वाले 5 सालों में तो क्या आप दोबारा फ्लाईओवर बनाएंगे? तो हम चाहते हैं बदलाव के साथ जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को इम्प्लीमेंट करें। चलिए जेटली साहब बने रहिए आप हमारे साथ, निशांत सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तमाम दलीलें दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि जो स्टडी ग्रुप हैं वो विकास की राह में जो रोड़े हैं उनको भी दूर करेंगे और जो दिक्कतें पेश आती थी प्लानिंग करने में, नीतियां बनाने में, वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगी। तो क्या वाकई में स्टडी ग्रुप, क्या यह अध्ययन विकास की राह को दुरुस्त कर पाएगा, उसको मजबूत कर पाएगा? ये भी एक सवाल अपने आप में अहम माना जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द दूंगा सर। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। इतने सहज शब्द मुझे अनिल विज की ट्वीट में नजर नहीं आए, माफ कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अगर हम कहें तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं कोई इस प्रकार की समस्या जी संगठन और सरकार के अंदर उनको लगेगी इस प्रकार की कोई समस्या है, उसको हम समाधान भी करेंगे। लेकिन दर्दे दिल उनका शब्दों में नजर आया, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, शुरू से रखते हैं, शुरू से रखते हैं। हाँ, शुरू से, और वो बताते भी, बिल्कुल बताते हैं। हाँ। और यही कुछ लोगों को नागवार गुजरता भी है। अगर कोई ऐसी संगठन और सरकार की तरफ से कोई बात होगी तो निश्चित रूप से बताएंगे भी और हम पूछेंगे भी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. वाओ किंग, वाह आंटी, आप भी हरियाणा किंग देसी घी का इस्तेमाल करते हो? हाँ बेटा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए भरोसा करती हूँ सिर्फ हरियाणा किंग देसी घी पर। हेल्थ का रखो ख्याल, हरियाणा किंग देसी घी का करो इस्तेमाल। हाँ, यह पौष्टिक और शुद्धता के साथ साथ देता है बेजोड़ स्वाद और बेहतरीन खुशबू की गारंटी। हरियाणा किंग शुद्ध देसी घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के आंदोलन पर
राज्य मंत्री कृष्ण सिंह बेदी का बयान आया है। आपको किसान का मतलब ही नहीं पता, कृष्ण सिंह बेदी ने पलटवार किया। आप जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, एक बड़ा बयान सामने आया है कृष्ण सिंह बेदी का। आप में अरिस्टोक्रेट लोग हैं, आपके आंदोलन पर बोले राज्य मंत्री कृष्ण सिंह बेदी। क्या कुछ कहा कृष्ण सिंह बेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। अन्ना आंदोलन की आंधी हरियाणा में आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने भी किसान आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जो भूमि अधिग्रहण बिल की बात बीजेपी पहले कांग्रेस के टाइम पर करती रही, आज उसी से पलट रही है। किस तरह की किसानों की बातें आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी के लोग किसान की डेफिनेशन बता दे। आम आदमी पार्टी के लोग किसान की डेफिनेशन बता दे, हम मान जाएंगे। उनको तो किसान को लिखा होता है क्या? किसान तो हमारी आत्मा में बसता है। किसान और मजदूर तो हमारी आत्मा में बसता है। आम आदमी पार्टी को किसान से कोई लेना देना नहीं। वो अरिस्टोक्रेट लोग हैं और वो जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। उनको किसान की डेफिनेशन। तो आम आदमी पार्टी एरिस्टोक्रेट, इसके अंदर एरिस्टोक्रेट लोग हैं। कृष्ण सिंह बेदी ने ये बयान दिया है, राज्य मंत्री। हमारे साथ राजीव गोदारा, आप नेता फोन लाइन पर हैं। राजीव गोदारा साहब, राज्य मंत्री कृष्ण सिंह बेदी ने बयान दिया कि आपको किसान का ही मतलब नहीं पता है। मैं सर इस बात पे जोर से हंस सकता हूँ, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। अब पता नहीं इनको कैसे, मैं भी अगर कहूँ, ये दावा करूँ, और जो सच है कि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है, सालों किसान परिवार के साथ जिया हूँ, अब भी जीता हूँ, और ये कहना है कि उस परिवार में जन्म नहीं लिया, क्या अर्गुमेंट इनका ये है कि जो किसान परिवार में जन्मा नहीं, ये संवेदना का मामला है। जो संवेदनशील है वो किसी का दर्द भी जानता है, और जो संवेदनशील है नहीं है वो किसी का दर्द नहीं जानता। ये एक न्यूनतम समझ का मामला है जो बेदी साहब को होनी चाहिए। वरना क्या होगा कि कल को महिला के साथ कोई अत्याचार होगा तो आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप महिला नहीं है। आप तो महिला नहीं है, कैसे बोलेंगे? आप दलित नहीं, दलित के बारे में बोलिए। इसलिए ये वो लोग हैं जो समाज पे तरह तरह से क्रूरता से पेश आते हैं, अन्याय करते हैं, और चाहे किसान हो, महिला हो, दलित हो, जो भी आम आदमी है, उस पर आम आदमी आमतौर पर तशद्दुद करते हैं। उन लोगों का एक आर्ग्यूमेंट रहता है कि उनके पक्ष में खड़े होकर के दूसरा ना बोले, जिससे वो ताकते वो लोग जिन जो अत्याचार का शिकार होते हैं वो कमजोर बना रहे, और अत्याचार करने वाले ताकते अपना खेल करते रहे। अब देखना ये है कि कौन किसके पक्ष में खड़ा होता है। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम किसान के दर्द को बहुत सबसे अच्छा जानते हैं। हमारा कोई दावा नहीं है कि हम ही एकमात्र प्रतिनिधि और आवाज उठाने वाले हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है, हम अपनी तरह से बात कहना चाहते हैं। हमें लगता है किसान का ये दर्द है। भाई आप हमें कम कहना चाहते हो, अपने आप को ज्यादा आंकिए। आप किसान को मुआवजा दे दीजिए पूरा जमीन का, आप किसान से पूछकर जमीन अधिग्रहण करिए, और वहां रहने वाले लोगों की सुविधा की ख्याल रखिए। नहीं, यही बात है राजीव गोदारा जी। क्या इस बयान को खींच के तौर पर देखा जाए? क्या प्रेशर में दिया गया बयान माना जाए? क्योंकि एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ खाद की समस्या है, और अन्ना हजारे भी आंदोलन करने वाले हैं। पदयात्रा कल से वो उसको हरी झंडी दे देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जय किसान का नारा दे दिया है। क्या आपको लगता है कि तमाम दबाव जो है उसकी एक खींच निकल करके सामने आ रही है? जी ठीक, बिल्कुल आपने वही कहा। ये अहंकार दोनों का नमूना है कि जब आप लोगों के पक्ष में कुछ करना नहीं चाहते हैं, तब उन लोगों को रखना चाहते हैं जो उनके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसान के पक्ष में खड़े होकर, किसान के होकर उसकी आवाज को और ऊंचा करना। चलिए, मेरे साथ वीर कुमार यादव जुड़ गए बीजेपी से। राजीव गोदारा साहब, मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। वीर कुमार यादव जी, राज्य मंत्री कृष्ण सिंह बेदी ने बयान दिया कि जैसे आप आई है वैसे ही चली जाएगी। आम आदमी पार्टी को किसान का मतलब भी नहीं पता है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति, हास्यास्पद बात बोल रहे हैं राजीव गोदारा साहब। आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो कई जो लोग हैं, कई जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वो तो खुद किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। फिर कैसे बयान दे सकते हैं कृष्ण सिंह बेदी? कृष्ण बेदी का एक राजनीतिक बयान है, उसको उसी संदर्भ में हमें समझना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जब लोगों के बीच में जाता है और अगर वो लोगों की भावना के अनुरूप काम नहीं करता तो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए उनका आशय ये है। और देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है, बिल्कुल ठीक बात है कि दिल्ली चुनाव में अध्यादेश तो उससे पहले भी आया था, लेकिन क्योंकि उस प्रकार का मतदाता वहां था नहीं या उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए उस मुद्दे को उतना हाईलाइट नहीं किया जितना आज यहाँ कर रहे हैं। केवल उस समय कृष्ण, यानी कि ये केवल एक उस पर बयान दे देना और आज आंदोलन करना तो सीधा है कि राजनीतिक अवसरवादिता है। अगर बुरा था तो जब ये अध्यादेश हुआ उस दिन भी बुरा था, उसके बाद भी बुरा, और आज भी बुरा है। आज उस पर इतना जोर दे रहे हैं, उस दिन दिल्ली के चुनाव में इनको हाईलाइट नहीं किया। चलिए, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक बयान के तौर पर इसको देखा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी राजीव गोदारा साहब, आपका भी। तो आप में एरिस्टोक्रेट लोग हैं, कृष्ण सिंह बेदी
का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि आप जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। राजीव गोदारा साहब, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक बयान है, राजनीतिक संदर्भ में देखें, अगर आप राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है? चलिए, लगता है संपर्क उनसे भी टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आखिर राज्य मंत्री कृष्ण सिंह बेदी ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ निशाना साधा है? किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। अन्ना आंदोलन की आंधी हरियाणा में आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने भी किसान आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जो भूमि अधिग्रहण बिल की बात बीजेपी पहले कांग्रेस के टाइम पर करती रही, आज उसी से पलट रही है। मैं बता इस तरह की किसानों की आम आदमी पार्टी के लोग किसान की डेफिनेशन बता दे। आम आदमी पार्टी के लोग किसान की डेफिनेशन बता दे, हम मान जाएंगे। उनको तो किसान को लिखा होता है क्या? किसान तो हमारी आत्मा में बसता है। किसान और मजदूर तो हमारी आत्मा में बसता है। आम आदमी पार्टी को किसान से कोई लेना देना नहीं। वो अरिस्टोक्रेट लोग हैं और वो जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। उनको किसान की डेफिनेशन। तो चलिए, इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।